आज से हम शेयरिंग सेशन शुरू कर रहे हैं। इसमें आज सबसे पहली शेयरिंग प्रियदर्शिनी दीदी से है। मैं दीदी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन रख देती हूँ। हम सभी प्रियदर्शिनी दीदी से बहुत परिचित हैं, पर फिर भी दीदी ने काम किया है एज प्रोफेसर इन ईसी डिपार्टमेंट फॉर ऑलमोस्ट 20 years। और दीदी लुधियाना पंजाब से हैं। दीदी ने मॉर्निंग सेशन की शुरुआत जनवरी 21 से की थी। और दीदी अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन, मॉर्निंग सेशन की मॉडरेशन, कंटेंट शेयरिंग सेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड और काफी सारी बैकग्राउंड भागीदारी में करते रहते हैं। तो दीदी, आपका स्वागत है अपनी शेयरिंग रखने के लिए। ओवर टू यू दीदी। जी, धन्यवाद निधि दीदी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल अच्छे से आ रही है दीदी। जी, धन्यवाद दीदी। तो मैं अपना परिचय एक बार फिर से रख देती हूँ। मेरा नाम प्रियदर्शनी है। मेरे इमीडिएट परिवार में मेरे हस्बैंड है, मेरे माता पिता जी, मेरे फादर इन लॉ और मेरे भाई भाभी हैं। इसके अलावा मेरे पड़ोसी यूएचवी परिवार के सभी सदस्य हैं, कई सारे दोस्त जिनके साथ मेरा रेगुलर इंटरेक्शन होता रहता है। अभी मैं लुधियाना में मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ, हम 3 लोग रह रहे हैं। मेरे ससुराल गांव गुरदासपुर और मायका पटियाला में है। तो एक महीने में मेरे 4-5 दिन मायके में, 4-5 दिन ससुराल गांव में और कुछ दिन मैं यहाँ पे रहती हूँ। इस तरह ट्रैवलिंग रहता है। और एक वर्कशॉप मोस्टली मैं लेती हूँ फेस टू फेस में। तो मैं 3 साल से तो कोई रेगुलर जॉब नहीं कर रही, पर मैंने पिछले 2 महीने अभी हमारे घर के पास ही एक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज है, वहां से कॉल आया था। तो मैंने 2 महीने वहां पे ह्यूमन वैल्यूज का ही कंटेंट शेयर किया था। तो इससे पहले 19 साल तकरीबन मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एचओडी और प्रोफेसर के पद पर काम किया है। मेरी सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी की शुरुआत अगर कहूँ तो कम तकरीबन 15 साल पहले, जब मेरी शादी को 2-3 साल हुए थे और बहुत सारी फीमेल्स की तरह नए परिवार में एडजस्ट होना और हमारी कॉम्पिटेंस का कम पड़ना। तो जब ऐसा शुरू हुआ तो मैंने सुख को ढूंढना शुरू किया और मैं आस्था चैनल को सुनना, ऐसे। तो आस्था चैनल को सुनते ही मैंने सिस्टर शिवानी को जब सुनना शुरू किया था, तब मेरे विचारों पर काम शुरू हुआ था। और फिर मैं वहीं पे भागीदारी भी ब्रह्मा कुमारी के थ्रू सैटरडे संडे स्कूल के बच्चों की क्लास लेना, अपने खाली समय में छोटे बच्चों को वैल्यू एजुकेशन का कंटेंट शेयर करना, ऐसे मेरी भागीदारी शुरू हुई थी। तो यूएचवी का पहला वर्कशॉप मैंने 2016 में 8 दिन का किया था। और अभी जनवरी 21 से थर्ड बैच से मैं मॉर्निंग सेशन से जुड़ी हुई हूँ। और धीरे धीरे मैं बहुत ही धीरे अपनी इम्प्रूवमेंट को देख रही हूँ। ये मेरी मॉर्निंग सेशन में 6th शेयरिंग है। शेयरिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि मैं अपनी शेयरिंग जब भी करती हूँ तो मैं उस डॉक्यूमेंट को सेव रखती हूँ। तो ऐसा मैंने नोटिस किया कि मैं हर शेयरिंग में जब देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पिछली शेयरिंग में मैंने अपना इवैल्यूएशन लीनियंट किया था और मैंने कहा कि मैंने ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ऐसा मुझे दिखा। पर वो नेक्स्ट 5-6 महीने के बाद देखती हूँ तो उसमें वो संस्कार दोबारा से आ ही रहे हैं, वो पूरे रिजॉल्व नहीं हुए होते। और इस करके अभी जो भी बोलने वाली हूँ तो मेरी अभी की कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो कुछ बातें होंगी जो मे बी वो लॉजिकल या संस्कार लेवल पर कर रही होंगी, और कुछ दृष्टा। तो अ, अभी मैं अपनी शेयरिंग को शुरू करूँ तो अभ्यास एक की बात करती हूँ। अभ्यास एक जब मैंने शुरू किया था तीसरे बैच से, तो ना तो मुझे भाव दिखते थे ना विचार दिखते थे, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस विचारों को क्रिएट करने की थी, पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करना। तो खाली समय में मैं ऐसे पॉजिटिव विचारों को क्रिएट करती रहती थी और विचारों में बहना ही मेरी मेडिटेशन थी। इसलिए विचारों में बहना तो मुझे बहुत अच्छे से आता था, पर विचारों को देखना मुझे नहीं आता था कि सीधे सीधे कैसे देखना है। विचार तो मैं क्रिएट कर रही हूँ।
तो फिर धीरे धीरे बैच बाय बैच जैसे जैसे सुनती गई तो मुझे विचार डायरेक्ट देखने लगी थोड़े थोड़े, और विचारों के पीछे फिर एक दो बैचेस के बाद थोड़ा भाव भी दिखने लगा। और अभी भाव के पीछे के संस्कार और कभी कभी दृष्टापद पर होकर भी कुछ कुछ देखने लगी हूँ। तो अगर मैं अपनी अवेयरनेस की बात करूं तो एवरेज मेरी पूरे दिन में अवेयरनेस 30 to 40% मैं अवेयर होती हूँ, बाकी समय तो बेहोशी में ही चल रहा होता है। और उस 30-40% में से 5 या 10% शायद मैं दृष्टा लेवल पर इवेलुएट करती हूँ, ऐसा मुझे लगता है अपने लिए। स्टेप 2 और 3 में अगर देखूं तो जब भी भाव सहज स्वीकृत है तो मैं आराम में, और अन्यथा परेशान हूँ, दोनों ही बार ध्यान जाता है। जब बाहर की परिस्थिति अनुकूल होती है, अ, जैसे मैं मंदिर, गुरुद्वारा, ब्रह्मा कुमारी सेंटर, यहाँ बैठने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए जाती हूँ, तो मुझे लगता है मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं इसी को ही कंटिन्यू करूँ। बाहर शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है, मेरे विचार भी स्थिर हो जाते हैं, मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ। तो फिर मेरे को लगता है कि मैं ऐसे प्रभाव को ढूंढती हूँ, ऐसी परिस्थितियों को ढूंढती हूँ। तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी ध्यान जाता है। जब मैं परेशान होती हूँ तो ऑब्जर्वेशन में कई बार उलझ जाती हूँ, और क्योंकि शुद्ध दृष्टा से देखना अभी नहीं हो रहा, तो पूरा एनालिसिस एनालिसिस करने लगती हूँ, उलझ जाती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ मैं तो और परेशान हो रही हूँ, तो मैं ऑब्जर्वेशन को फिर निर्णय से ही रोक देती हूँ, क्योंकि मुझे देखना तो नहीं आ रहा। तो फिर मैं ये डिसीजन लेती हूँ कि मैं अभी वो टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन करना, वही विचारों में बहना, या कोई मंत्र जाप करना, तो यही करती हूँ, क्योंकि मेरा आराम में आना अभी इस मोमेंट पर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे मैं अभ्यास करती रहती हूँ। जैसे अभी पिछले कुछ महीनों से मेरे फादर इन लॉ का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो हॉस्पिटल में पूरा पूरा दिन वेटिंग रूम में बैठना होता था उनके डिस्चार्ज होने के बाद। तो मैं फिर वो पूरा दिन को इसी में ऑब्जर्वेशन में ही यूज करती थी, है ना। कभी तो मैं वो डिजिटल मीटर को ले जाना, कि जब भी मेरा ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट नहीं हो पाता था तो मैं वो डिजिटल मीटर से मंत्र जाप करना, कि मैं मीटर को तभी इंक्रीज करूंगी जब मैं पूरी अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट में होकर करूंगी। तो ऐसे में पूरा पूरा दिन ये चलता रहता था, कि कभी कोई मेथड से करना, कभी तो वो पूरे दिन को मैं इस तरह ऑब्जर्वेशन में यूज करती रही। तो मार्च में जब मैंने शेयरिंग की थी, तो मैंने ये शेयर किया कि जब भी मैं इवैल्यूएशन करती हूँ अपना, और मुझे लगता है कि मैंने तो इतना सारा टाइम लगा दिया पर इम्प्रूवमेंट तो बहुत सारा हुआ नहीं है, तो मैं गिल्ट में जाती थी। तो मैंने देखा कि अभी ये 6-7 महीने में ऐसा नहीं कि मेरी इम्प्रूवमेंट बहुत हुई, पर मैं अपने संस्कारों को देखकर अभी वो गिल्ट में जाना मेरा कम हुआ है। और मैं ये देख रही हूँ कि ये लंबा काम है और ये प्रक्रिया का पार्ट है। बस अब अपनी वैल्यूएशन से इतना परेशान नहीं होती, और सीधा सीधा भाव का तो कई बार नहीं कर पाती इवैल्यूएशन, बल्कि शरीर की स्थिति से ही ज्यादा करती हूँ, है ना। जैसे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, मैं साथ में बैठी हूँ, तो मैं बहुत बार कोई भी ऐसे व्हीकल को आते देखकर एकदम से इनकी साइड हो जाती हूँ, शरीर को उस साइड ले जाती हूँ। तो मुझे दिखता है कि कैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है ना, कैसे मेरे में डर हो रहा है शरीर छूटने का, या ये मैं शरीर से इवैल्यूएट ज्यादा करती हूँ, पर इमीडिएटली वो पीछे जाकर देख पाती हूँ कि ये भाव डर का था। उसी मोमेंट पर कई बार नहीं होता। और लोगों की रूडनेस से भी मैं प्रभावित होती हूँ, है ना। जब भाव सहज नहीं होता तो पर फिर भी अगर उसी व्यक्ति के साथ अगर लगातार मेरा जीना होता है, तो मैं उनको स्वीकारने लगती हूँ धीरे धीरे। तो किसी को स्वीकारने में कितना टाइम लग रहा है, वो मेरी उनके बारे में मान्यता पर निर्भर कर रहा है। तो जितना भी मेरा प्रतिकूल परिस्थिति में जीना हुआ और जीना हो रहा है, मैं अपना भाव बिगड़ा हुआ देखती हूँ, तो मुझे दिखता है कि ये कंटेंट शेयर करते वक्त ये कह देना कि सेल्फ स्वीकृति को देखो ना, ये बहुत आसान है, पर प्रैक्टिकली अपने संस्कारों को परिमार्जित करना एक लंबा काम है। और ये भी दिखता है कि प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होती है, बल्कि ये मेरी खुद की योग्यता कम होती है, और मैं कहती हूँ ये परिस्थिति प्रतिकूल हुई।
मतलब जहाँ पे भी मुझे लगता है, जहाँ पे भी मैं ये शब्द यूज करती हूँ कि अभी मेरी परिस्थिति जो है वो प्रतिकूल है, एक्चुअली तो वो मेरी योग्यता कम है, ऐसा होता है। स्टेप 4 में देखूं तो अपने सुख दुख के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये इंफॉर्मेशन रूप में तो कितने साल पहले आ गया, कम कम से कम 15 साल पहले। पर अगर जीने में देखूं तो मेरे सुख में की पूरी डिपेंडेंसी मेरे ऊपर नहीं है, बल्कि मैं अपने हस्बैंड को नॉर्मली ये कह देती हूँ, भाई आप अपसेट होंगे तो मैं तो अपसेट होंगी, ऐसा मोस्टली मैं कह ही देती हूँ। तो इसका मतलब मेरा सुख, मेरा स्वभाव ऐसा तो नहीं दिखता है। तो एक बार अभी एक इंसिडेंट से शेयर करती हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले का इंसिडेंस है कि हम मंदिर में जा रहे थे और उससे थोड़ी देर पहले ही 3-4 किलोमीटर पहले पेट्रोल भरवाया। तो मंदिर में पहुंचने पे देखा कि वो स्लिप को देखा, तो वो पेट्रोल की स्लिप नहीं थी, वो डीजल की स्लिप थी। और हमारी अभी हमने गाड़ी पुरानी होने के कारण चेंज की, और वो पेट्रोल की गाड़ी है और उस पे लिखा है कि इसमें इतने लीटर डीजल भर गया। और मंदिर में हम एंटर हो रहे हैं, कुछ थोड़ा हमने वहां पे छोटा सा कुछ किया भी था, अंदर में हमारी वेट भी हो रही है, और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए कि अब तो बहुत प्रॉब्लम होगी, हमारी जो पेट्रोल वाली कार है उसमें तो डीजल भर गया है। और ये बहुत परेशान थी। उस टाइम मेरे विचारों में ये चल रहा था, कोई बात नहीं, है ना, गाड़ी है ना, थोड़ी देर में ये रिजॉल्व हो जाएगा इशू। पर ये जो मतलब ये परेशान हो रहे हैं, फिर बॉडी को कितना सारा डिसहार्मनी हो रही है, तो उससे ये कम ही है, ये गाड़ी उससे काफी कम ही है। जो सेल्फ है वो अमूल्य है, जो शरीर है वो अमूल्य है, तो ये क्यों परेशान हो रहे हैं। पर उस टाइम मैं इनको बोल नहीं पा रही थी, पर इनकी परेशानी से मैं परेशान तो हो ही रही थी। तो फिर जब थोड़ी देर में ये मैटर सॉल्व हुआ कि वो एक्चुअली स्लिप ही डीजल की थी, पर उसमें भरा पेट्रोल ही था, ये चीज 15-20 मिनट के बाद क्लियर हुई वहां पे कॉल्स करके, और ये शांत हुए तो ही मैं शांत हुई, तभी मैं आराम में आई। पर फिर जब ये आराम में हुए तो मैंने ये बात शेयर की कि गाड़ी तो है ना, फिजिकल फैसिलिटी तो है, हम इसके बिना भी चला लेते, पर ये जो आपका परेशान होना था वो ठीक नहीं था। वो मैंने इनके आराम में आने के बाद शेयर किया, तो इनको भी ये बात तो ठीक ही लगी। पर उस टाइम मैं परेशान हो जाती हूँ। तो स्टेप 5 में मैं देखूं तो मेरा भाव मान्यता पर आधारित है या समझ पर, तो ज्यादा ये मान्यता पर आधारित है, अ, और उससे कम ही है अगर समझ पर आधारित कहूँ। तो कौन सी मान्यताएं मुझे दिखती हैं, कुछ मैंने नोट की है। तो एक मान्यता जो मुझे साफ साफ दिखती है कि जब भी भाव खराब होता है ना, अब जैसे मैं अभी क्या हो रहा है इस प्रैक्टिस के बाद, भाव खराब होने के इमीडिएटली बाद मुझे दिख जाता है कि ये सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है ना। तो ये मेरे में ऐसा हो ही जाता है मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मुझे लगता है अगर ये मैं करती हूँ ना, तो हर व्यक्ति को ये होना चाहिए कि वो परेशान हुए हैं तो वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, हर एक को दिखना चाहिए। तो ये भी एक मान्यता हो गई कि सबकी एक्सप्लोरेशन चली जानी चाहिए, सबको ये पता लगी जाना चाहिए कि हमारा भाव के हमारे ही कारण खराब होता है ना। तो ये करके फिर मैं और परेशान हो जाती हूँ, अरे इनको पता ही नहीं चल रहा कि ये खुद परेशान हो रहे हैं। तो लॉजिक से फिर मैं विचारों को सेटल करती हूँ कि मेरे को कितना टाइम लगा, है ना, ये इस स्टेज पर आने के लिए भी। तो इनको तो अभी इंफॉर्मेशन रूप में भी ये नहीं मिला है कि, है ना, सेल्फ में ही कल्पनाशीलता है ये सारा। फिर दूसरा संस्कार, जो बाहर से सुख पाने का संस्कार, कि जब भी परेशान होते हैं तो हम ये कहते हैं कि चलो कहीं बाहर चले जाते हैं, कहीं घूम लेते हैं, टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन ढूंढना, कहीं मंदिर, गुरुद्वारे, कोई शांति वाली जगह को ढूंढना कि मेरी स्थिति ठीक हो जाए, ऐसा कुछ करना। तो वो तीसरा संस्कार, भाव पाकर सुखी होने का संस्कार। तो ये संस्कार मुझे वर्कशॉप लेते वक्त तो नहीं दिखता है, मैं, है ना। तो पर जब मुझे अप्रिसिएशन मिलता है बाद में तो मैं खुश तो हो जाती हूँ, हालांकि वो पर्पस नहीं होता है, पर्पस वर्कशॉप लेने का ये होता नहीं है। पर उसी तरह जब कुकिंग करती हूँ तो कुकिंग का पर्पस तो ये नहीं होता पेरेंट्स के लिए कि ये मेरी अप्रिसिएशन करेंगे, पर वो खाना खिलाने के बाद एक वेट सा तो रहता ही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले
मेरी मम्मी ने ब्रेकफास्ट का अप्रिसिएशन नहीं किया और मैंने काफी मेहनत से काफी कुछ डाल के वो बनाया था, पर दोपहर को उन्होंने जब बोला कि आज खाना अच्छा है, तो मेरे को अच्छा तो लगा कि हाँ हो गया। तो अंदर ही अंदर वो वेट सा चलता रहता है ना। और जैसे एक मैंने ये नोटिस किया कि मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे मिलते रहे कि मैं अपनी एज से बहुत छोटी लगती हूँ। तो अभी जैसे जैसे ओल्ड एज हो रही है और शरीर में जो डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वो अभी मैं इसी वजह से शायद उसको बढ़ती हुई उम्र को स्वीकारना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ऐसा मैं देखती हूँ। और चौथा संस्कार कि मेरे विचार जिनके साथ मिलते हैं उनके साथ तो मैं बहुत सारी बातें करती हूँ, उनको तो वो तो मुझे अपने जैसे लगते हैं, पर जिनके साथ मेरे विचार नहीं मिलते तो उनको स्वीकारने में मुझे एफर्ट करना पड़ता है। फिर पांचवा संस्कार मैंने देखा कि मौका संस्कार भी है। कुछ कुछ संबंधियों में मैं अधिमूल्यन करती हूँ और मेरी सुख की निर्भरता उन पर बनी हुई है। संस्कार छठा अगर देखूं तो मैं प्रॉब्लम से भागना, मुझे सबसे पहला मेरा थॉट ना प्रॉब्लम से भागने का ही आता है। उसके बाद मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड में अप्रोच में जाती हूँ, बट इमीडिएट तो मुझे भागना वाला ही विचार आता है। ऐसा मैं देखती हूँ कि कंफर्ट जोन में बने रहने का भी संस्कार है। और एक संस्कार सुख के लिए भावों में बहना ना, जैसे बैठ जाऊं और कुछ स्नेह के भाव, कुछ प्रेम के भाव, इसमें मैं बहने लगती हूँ और मेरी आंखों में आंसू आना, वो खुशी के आंसू आना, तो ये प्रोसेस मुझे बहुत सुखदायक लगता है। तो इसमें अब ये ऐड हुआ है कि जब भी मैं ये करती हूँ ना तो मेरे को क्लियर होता है, मैं ऑब्जर्वेशन में ये देखती हूँ कि ये मैं निर्णय लेके यही करने लगी हूँ अभी। तो ये उसके ऊपर ये ऐड हुआ है कि मैं मुझे ध्यान होता है बहुत बहुत बार कि ये मैं निर्णय पूर्वक कर रही हूँ ना। तो संस्कार और आठवां मैंने जो लिखा है कि ये अपने ऊपर काम करके ही सुखी होंगे, है ना। ये भी कोई ये नहीं है कि ये पूरी समझ ही आ गई है। तो इसमें भी ये है कि अभी भी एक मान्यता की तरह है, पर ये मान्यता मुझे लगता है ये तो समझ के आधार पर ही है। तो ये सारे संस्कार हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे। तो ये सब संस्कारों का दिखना हुआ है और थोड़े थोड़े कोई कोई संस्कार ढीले पड़े हैं, पर इन पर मेरा काम जारी है। और अभी मैं ये भी देखती हूँ कि ये जितना मैं संस्कारों को देखती हूँ ना, ये उनके पर काम होता है तो ये नहीं कि ये कम हो जाता है ना कि ये संस्कार, बल्कि और खुलती जाती हैं, पढ़ते हैं तो ये काउंटिंग उतनी ही रह जाती है और दिखने लगते हैं फिर, है ना। तो स्टेप 6 और 7 की बात करूं तो संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव ही मुझे सहज स्वीकार्य है। ये कुछ क्षण के लिए ये भाव मुझ में बना होता है तो मैं तृप्ति बनी होती है। इसलिए ये लगता है कि तृप्ति की निरंतरता के लिए मुझे संबंध के चिंतन, व्यवस्था के बोध और सह अस्तित्व के अनुभव की आवश्यकता है। और इसीलिए ये सारे समझने का जो काम है, मैं अभ्यास जो है वो कर रही हूँ। और ये जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होता है, एक बैच कंप्लीट होता है, तो हर बार मुझे लगता है कि अगली बार ना मैं एक्सरसाइज 1 को और 2 को और अच्छे से करूंगी। तो हर बार ही ये विचार चलता है और हर बार कोई ना कोई कभी परिस्थिति का बहाना या कभी कुछ ऐसा, तो समय चला जाता है। बट हर बार ही अभी भी लग रहा है कि 12th बैच से ना और अच्छे से सुनूंगी। तो ये भी मैंने देखा कि हर बार ऐसा होता है। अभ्यास 2 की बात करूं तो मैं हूँ, शरीर भी है, ये दो अलग अलग इकाइयां हैं। ये प्रयास इसको समझने का कर रही हूँ। जब ध्यान देती हूँ तो दिखता है। तो सुविधा शरीर की आवश्यकता है, मेरी नहीं, ऐसा दिखने पर समृद्धि का भाव तो मुझ में बना है और संग्रह करने का संस्कार भी काफी कम हुआ है। स्टेप 2 और 3 में देखूं तो शरीर को मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ, संवेदना को निर्णय से पढ़ती हूँ, तो ध्यान देने पर दिखता है। और मैंने ये देखा कि ज्यादा समय तो मैं अपनी ही कल्पनाशीलता में गुम होती हूँ और शरीर के साथ इंटरेक्शन पर तो ध्यान ही नहीं होता। अभी अभी पिछले बैच में मैंने मॉर्निंग सेशन की ड्यूरेशन में योगा प्राणायाम में मैं करती थी। तो मैं ऐसा देखती थी कि बहुत बार तो मैं कल्पना सुन रही हूँ और कल्पनाशीलता में व्यस्त हूँ और ये सारे आसन प्राणायाम ऑटोमेटिकली से ही हो रहे होते हैं।
पर जब ध्यान देती हूँ, जैसे सूर्य नमस्कार करते, भुजंगासन करते, मैं देखा कि कैसे वो जो आईब्रोज हैं वो ऊपर चले जाते हैं, स्ट्रेचिंग हुआ तो कैसे मेरे चेहरे के हाव भाव बदलते हैं। ये ध्यान देने देती थी तो फिर मैं उसको निर्णय पूर्वक ठीक कर लेती थी, नॉर्मल कर लेती थी। तो ये भी देखती हूँ कि सेल्फ नासमझी के कारण जो शरीर को इंस्ट्रक्शन देता रहता है, उसमें मेरा निर्णय है ये मुझे नहीं दिखता, है ना। जैसे मेरा इनटेक तो ठीक होता है, पर मैं सबकॉन्शियसली स्ट्रेस में होती हूँ तो शरीर में डिसहार्मनी दिखती है। चाहे मेरी जो खाना है, जो फूड है, जो लाइफस्टाइल है वो ठीक ही चल रहा है, पर स्ट्रेस होने के कारण वो डिसहार्मनी दिखती है। पर ये स्ट्रेस के कारण जो डिसहार्मनी हो रही है, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो वो नहीं पता चलता। स्टेप 4 की बात करूं तो मैं संवेदना से अलग हूँ। ऐसा जैसे मैंने अभी बताया कि सेशन सुनते वक्त तो मैं पूरी कल्पनाशीलता में बिजी होती हूँ। तो न, इसका मतलब मैं संवेदना को ध्यान देने पर पढ़ती हूँ तो ये लॉजिक के आधार पर लगता है कि मैं संवेदना को अलग हूँ। संवेदना के 4 स्रोत, किसी व्यक्ति का व्यवहार, बाहर की घटना, शरीर में जो घट रहा है और जो सेल्फ में चल रहा है, ये चारों स्रोतों की संवेदना को मैं देती हूँ। तो अभी कुछ 1-2 महीने पहले मैंने, जैसे थायराइड इशू को मैं फेस कर रही हूँ, तो अ, मैंने ट्रीटमेंट जो लेना शुरू किया, आयुर्वेदा का 2-3 महीने पहले ट्रीटमेंट लेना शुरू किया डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए और थायराइड के लिए। तो मुझे इसका मेडिसिन का effect काफी अच्छा लग रहा था, पर और भूख भी अच्छी लग रही थी, नींद भी अच्छी आ रही थी। पर जब मैंने 1.5 महीने बाद टेस्ट करवाया तो टेस्ट तो गड़बड़ आया। तो अब टेस्ट गड़बड़ आया है पर मैं फील ठीक कर रही हूँ। तो मैंने कहा इसको ना इग्नोर करते हैं, टेस्ट को नहीं देखते हैं। अब मैं ठीक हूँ ना, तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी दवाई को कंटिन्यू करते हैं, ऐसा मैंने बोल तो दिया। बट मैं देखा कि 2-3 दिन के अंदर ही मेरी भूख भी खराब होने लगी है, मैं नींद भी डिस्टर्ब होने लगी। तो इससे मुझे ये साफ साफ दिखा कि ये मेरा टेस्ट की वैल्यूज देखने पर जो अंदर परेशानी चली और बोलने में ये जो आदत है एक ये कि मैं तो स्वभाव में जीती हूँ, है ना, तो ये प्रभावित ना होने का दबाव सा है जो मुझे दिखता नहीं है कि मैं प्रभावित हुई हूँ ना। तो ये भी एक दबाव सा दिखा जिससे इवैल्यूएशन ठीक नहीं होता। मुझे लगता है सब ठीक ही है, मैं ठीक ही हूँ, पर वो होता नहीं है। तो कल्पनाशीलता में डर का भाव, शरीर में दिल की धड़कन का बढ़ा हुआ पड़ना, ऐसा मैं कल्पनाशीलता का प्रभाव देखती हूँ। ठंड के कारण अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, सर्दी बढ़ रही है, तो उससे इतना परेशान नहीं होती। और जैसे अभी कुछ दिन पहले एकदम से मौसम चेंज हुआ, सिर दर्द हुआ, तो कोई मेडिसिन नहीं ली और ये ठीक हो गया। पर स्ट्रेस का जो कल्पनाशीलता में जो चलता है, स्ट्रेस का असर तो शरीर पर मुझे दिखता है ना। तो व्यक्ति से के व्यवहार से परेशान होना, उनके कहे गए शब्दों को गलत मीनिंग देना, अम, ये भी अभी हो रहा है। और फिर इमीडिएटली प्रपोजल याद आ जाता है ट्रस्ट वाला, तो फिर उसको रिमाइंड करके फिर मैं अपना भाव ठीक करती हूँ। स्टेप 6 में देखूं तो प्रतिक्रिया थोड़ी कम हुई है, बल्कि मेरा दिखना ज्यादा हो रहा है कि जो प्रतिक्रिया नहीं भी दिखती थी, सबकॉन्शियसली होती थी, वह दिखती है। जबकि लास्ट शेयरिंग में मैंने कहा कि मेरी प्रतिक्रियाएं बहुत कम हुई हैं, बट कुछ कम हुई हैं, कुछ दिखती जा रही है। अभी यह जो पिछले 7-8 महीने का समय जो प्रतिकूल रहा, जब मेरे फादर इन लॉ बीमार रहे, एडमिट करवाया उनको 15-20 दिन, तो वो भी यहाँ पे नए आए हैं क्योंकि वो पहले गांव में ही रहते थे। तो उनकी भी परिस्थितियां बदली, हमारी भी परिस्थितियां बदली। तो ये सारे जो रिएक्शंस थे ना, ये मेरा पूरा टेस्ट का समय था और मैं बहुत बार फेल हो रही थी उसमें। और पर अभी अभी टाइम के साथ मैंने उसको स्वीकारा है। तो जैसे जैसे मैं परिस्थितियों को, व्यक्ति को स्वीकारती हूँ, तो मैं आराम में भी आती हूँ। और ये भी देखती हूँ कि उस टाइम भी परिस्थिति प्रतिकूल नहीं थी, मेरी कॉम्पिटेंस कम थी और मैं स्वीकार नहीं पा रही थी। तो स्टेप 7 में मेरा होना, शरीर का होना शून्य के सहस्त्र में है। मैं ऊर्जित हूँ, व्यवस्थित हूँ, भागीदार हूँ और शून्य आधार है। तो शून्य के प्रति ग्रेटिट्यूड बनता है और विचार में ये सब चित्रण जो मैं बैठकर बार बार करती हूँ, उसका आस्वादन करती हूँ, तो मैं सुखी होती हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है इस विचार में बैठना। पर समझ नहीं बनी है, दिखना नहीं हुआ है, इसको तो समय लगेगा। तो सुख स्वभाव है,
या प्रभाव, तो सुख स्वभाव यानी मेरा भाव है, ये लॉजिकली दिखता है पर जीने में भूल होती रहती है। तो जीने में एवरेज 30% कह सकती हूँ कि स्वभाव में जीना होता है। और कार्यक्रम ज्यादा सेल्फ को सेंटर में रख के ही है। उसमें कुछ कुछ बाहर में से संवेदना को जुटाने के लिए कार्यक्रम कभी मैं बनाती हूँ और कभी मेरे हस्बैंड बनाते हैं। तो ऐसा कुछ कुछ तो हम कार्यक्रम बनाते हैं। अनुकूल भाव जुटाने की बात करूं तो कार्यक्रम अनुकूल भाव जुटाने के लिए नहीं होता है ऐसा मुझे लगता है। बट वो कार्यक्रम करने के बाद अगर एप्रिसिएशन मिल जाता है तो मैं खुश हो जाती हूँ। कमिटमेंट की अगर बात करूं तो इस शरीर यात्रा में जितना भी समय है मेरे पास, उसमें मैं अपनी समझ बढ़ाने के लिए और भागीदारी में लगाऊं। ऐसे बहुत सारे विचार चलते हैं, पर जितना मेरा पोटेंशियल है उतना मैं उसे यूज नहीं करती हूँ, ऐसा लगता है। और मेरी सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी में सभी मेरे सहायक मेंटर्स का, सभी आप सभी का, परिवारजनों का और पूरे अस्तित्व का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी के प्रति कृतज्ञता। जी दीदी, निधि जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपकी शेयरिंग के लिए। हम एक्चुअली उतना उसमें एनग्रॉस हो गए थे, तो बहुत थैंक यू दीदी। अभी हम हमारे पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर दीदी की शेयरिंग को लेकर कुछ बात करनी हो तो हैंड रेस करें, और कुछ क्वेश्चंस हो तो भी रख सकते हैं। तो हमारे साथ चंद्रशेखर भैया हैं। चंद्रशेखर भैया, आपके पास माइक अवेलेबल है। जी अशोक बेहरा जी भी हमारे साथ है। अशोक भैया, आपके पास भी माइक अवेलेबल है, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। नमस्ते भैया। जी अ, जी भैया। तो मेरी मैं जो करती हूँ, ऐसा लगता है कि जब भी रियलिटी को ठीक ठीक नहीं देख पाती हूँ तो तभी ये भाव बिगड़ने की गलती होती है। अगर किसी व्यक्ति के लिए भी लगता है तो जब, जैसे मैं अपने संस्कारों के साथ हूँ वैसे वो व्यक्ति भी अपने संस्कारों के साथ है। और मुझे जब इतना समय लग रहा है अपने संस्कारों का परिमार्जन करने में, उनको देखने में, बल्कि बहुत सारे तो मैं देख ही नहीं पाती हूँ। ऐसा मुझे हर बैच में लगता है कि बहुत सारे, क्योंकि शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगता था कि मैं तो शांत स्वरूप हूँ ना, मुझे तो, मैं तो, मेरा तो भाव बिगड़ता ही नहीं है। मतलब यहाँ से मैंने शुरू किया था। तो अपने संस्कारों को देखने में कितना टाइम लगता है, उसको परिमार्जन करने में कितना लगेगा। तो अब जितना जितना ये मैं अपने लिए क्लैरिटी मेरी होती है ना, उतना अब मेरा सामने वाले व्यक्ति के लिए भाव जो बिगड़ना है, अगर बिगड़ भी जाता है तो इमिजिएटली वो वापस मैं उसको ऐसे
जैसे ही मुझे रियलिटी दिखती है कि ये भी वैसे ही है जैसे मेरे साथ हो रहा है ना, तो मेरा भाव फिर ठीक हो जाता है। ऐसा भैया, मतलब जो भी रियलिटी को कि मटेरियल की अपने लॉज हैं, और जो कॉन्शियसनेस है वो अपने संस्कारों के साथ है, उसके अपने लॉज हैं। जैसा ही रियलिटी को देखना हो पाता है, कई बार इमीडिएटली और कई बार थोड़ा समय लगता है, तो रियलिटी को दिखने पर ही भाव नॉर्मल होता है, ऐसा मुझे अपने लिए लगता है भैया। जी, और कई बार सोचना नहीं, कई बार डायरेक्टली उस टाइम परेशान होते नहीं है कि ठीक है ये रियलिटी का कई बार तो इमीडिएटली दिखना भी होता है कि इनके साथ भी वैसा ही हो रहा है जैसा मेरे साथ होता है। और ये हर सेल्फ अपने संस्कार के साथ है, और उसको उतना टाइम तो लगता ही है जितने गहरे संस्कार है। मतलब अपने पे जितना काम होता है उतना फिर ये दिखना बाहर वाले व्यक्ति के लिए या सिचुएशन के लिए जल्दी और अ, ऐसा हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब कई बार विचारों में सेटल होता है, कई बार सीधा भी देख पाते हैं। जी, थैंक यू सो मच भैया, आपके क्वेश्चन के लिए, दीदी आंसर के लिए। हमारे साथ चंद्रशेखर भैया भी हैं। चंद्रशेखर भैया, आपके पास भी माइक अवेलेबल है। नमस्ते नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। जी। दो प्रश्न बन रहे थे। एक एक प्रश्न तो आप तो वर्कशॉप स्टूडेंट्स को भी ले चुके हैं और बड़ों को भी ले चुके हैं दीदी। मुझे मेरा प्रश्न ऐसा है कि जो हमारे यूएचयू कंटेंट बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, या मतलब स्टूडेंट को ज्यादा समझ में आता है कि बड़ों को, अगर समझदारी के लेवल पे, और अगर दोनों दोनों भी समझ लेते तो सस्टेनेबिलिटी किनका ज्यादा रहता है? मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स लोगों को वो अंडरस्टैंड समझ लाने का, और सस्टेन हो सकते हैं या नहीं, मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ दीदी। जी भैया, तो ये दोनों पर ही दोनों के साथ ही बात करके अभी मुझे क्या लग रहा है कि जैसे अभी स्टूडेंट्स के साथ भी अभी पिछले 2 महीने रखा, और 3 साल पहले भी मेरा ज्यादा इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ होता था और फैकल्टी के साथ भी। तो ऐसा, ये कोई ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स पर ज्यादा असर होता है या फैकल्टी, क्योंकि ये तो शरीर की आयु है ना, स्टूडेंट के शरीर की आयु कम है और फैकल्टी की ज्यादा है। तो व्यक्ति के संस्कारों पर डिपेंड करता है। अगर 50-60 लोगों ने ये कंटेंट को सुना, तो उसमें कुछ एक दो लोग होते हैं जिनको ना ये बात ठीक लगती है, और फिर वो अपनी सारी बात शेयर कर जाते हैं कि हम इस प्रॉब्लम से है ना गुजर रहे हैं, और हमें इस कंटेंट का हेल्प चाहिए। तो ये अब कुछ लोगों की ये मान्यता होगी कि भी ये तो पॉसिबल नहीं है, अपने ऊपर काम थोड़ी ना, ये तो सारा बाहर का है। तो ये ना दूसरे, मुझे क्या लगता है ये स्टूडेंट या फैकल्टी पर नहीं, ये उस व्यक्ति के संस्कार पर ही निर्भर कर रहा है कि कितना वो अपने आप में देख पाता है, अपने अंदर देख पाता है इस बात। तो दीदी दोनों में शरारती ज्यादा होता है बच्चों में। भैया, दोनों में ही मैंने देखा कि दो एक तो जैसे ट्रस्ट का सेशन स्पेशली रखा ना, तो फैकल्टी वर्कशॉप में भी एक तो लोग तो निकल ही आते हैं जो एकदम से फिर टी ब्रेक में मिलेंगे। ऐसा ही मुझे स्टूडेंट्स में दिखा कि एक दो बच्चे, ऐसा नहीं कि सारे, हाँ अच्छा सबको लगता है, क्योंकि सही बात अच्छी सबको लगती है, पर अपने को परिमार्जन करना है उसके लिए वही लोग आएंगे। वही लोग फिर हेल्प मांगते हैं कि इस कंटेंट का हेल्प चाहिए कि हम अपने में कैसे ठीक करें। तो वो परसेंटेज इतना सा ही रहता है, 2-3 लोगों का ही रहता है, ऐसा मुझे अपने लिए दिखा फैकल्टी में भी और स्टूडेंट में भी। फिर धीरे धीरे वो अगर कंटिन्यूटी में बने रहते हैं तो फिर वो उनकी शेयरिंग बढ़ती है। तो ये एज तो का नहीं है। कनेक्ट 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 होना ही काफी है, कनेक्ट हो हाँ, होए कनेक्ट तो। वही। हाँ, वही कितना हमारा अपने ऊपर ध्यान चला गया वो बात को सुनते हुए, अ, ये डिपेंड करता है। जी भैया। हाँ भाई, और एक प्रश्न पूछूं? जी जी भैया। हाँ, देखिए आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े रहे थे, और यूएचयू कंटेंट से पहले ब्रह्मा कुमारी से जुड़े रहे थे, जैसा आपने जी शेयर किया दीदी।
जी। और अब ये होता है कि उसका और मान्यता, उनका इनपुट्स, हमारा यूएचपी का इनपुट्स तालमेल होके आप ज्यादा एक्सप्लोरेशन, मतलब तो कोरिलेट कर पाएंगे दीदी? अगर कर पाएंगे तो जो ब्रह्मा कुमारी की जो फ्रेंड्स है, मतलब सर कोई भी है, यूएचपी कंटेंट की तरफ आप अगर इनपुट्स अगर दे, वो वर्कशॉप करे, या यूएचपी के लोग ब्रह्मा कुमारी जाके वहां भी काम करे, तो थोड़ा तुलनात्मक दृष्टि से एक एक मिनट में अगर रख सकते हाँ भैया, वो जल्दी मैं अभी बताऊं तो हमारे मॉर्निंग सेशन में कम से कम 3-4 लोग हैं जो जिनके साथ मैंने ये वर्कशॉप का लिंक शेयर किया और जिनके साथ मॉर्निंग सेशन का लिंक शेयर किया, और वो रेगुलरली जुड़े भी हुए हैं, और वो इजीली, क्योंकि वो अपने विचारों पर काम करने में तो ऑलरेडी लगे हैं ना, तो वो समझ पाते हैं, इसको जल्दी समझ पाते हैं। तो ऐसा मैंने देखा, क्योंकि अपने ऊपर काम तो शुरू हो ही गया था, तो जो जो चीजें नहीं दिख रही थी फिर वो और हेल्प होता है दोनों का। अगर आपके यहाँ कोई ये आए तो आप कितना, किसको ज्यादा ये करेंगे, मतलब 1 to 10 स्केल में यूएचयू को ज्यादा? भैया कोई कंपैरिजन तो नहीं है, क्योंकि नहीं बात वो नहीं, भी तो जस्ट सही बात ही कर रहे हैं, सभी जो भी ऐसी संस्थाएं हैं वो बात तो सही को कर रही है। वो हमारे, कई बार हम नहीं समझ पाते ना, तो हम कंपैरिजन करने लगते हैं कि ये बात वो गलत बता रहे हैं, यहाँ ठीक बता रहे हैं, या यहाँ गलत बता रहे हैं, वो ठीक बता रहे हैं। वो एक्चुअली बात तो ठीक ही होती है, तो मैं नहीं समझ पाती तो मैं कंपैरिजन करने लगती हूँ। अभी तो मैं मतलब जहाँ से भी अच्छी बात मिलती है, उनका हो सकता है कि वो कहने के तरीके से वो मुझे हमें मान्यता लग रही है, पर उसका मीनिंग देखेंगे तो वो सही ही बता रहे होते हैं। ये हमारे समझने पर ही निर्भर करता है भैया। वही आपका इमीडिएट। अब बेटा बेटी अगर दोनों तरफ ये करना है तो आप किस तरफ ये करेंगे? भैया कोई वही, दिस इज वन ऑफ द वे, यहीं से ही ये शुरू होता है ना, कि ये एकमात्र तरीका नहीं है ना, ये भी एक तरीका है। तो कोई भी मेथड हो, काम तो अपने ऊपर करना है, अपने जिस भी मेथड से आपको अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग ठीक लगता है, तो कोई कंपैरिजन। सही है, सही है। ठीक है, थैंक यू, थैंक हाँ, दीदी नमस्ते, सभी को नमस्ते। जी नमस्ते चंद्रशेखर भैया। हाँ हाँ, दीदी बिल्कुल बढ़िया आपकी जो प्रस्तुति है ये रही, और ईमानदारी से जो है आपकी स्पष्ट, सहज और ये प्रेरणादायी प्रस्तुति है। और आपने संस्कार को जिस प्रकार से गहराई में देखा है, और जिस प्रकार से ये खंड खंड करके देखा है, ये बहुत ये हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से संस्कार की जो हर सीढ़ी है, हर चरण है, उस पर अब आपका ध्यान जो है वो जा रहा है, और जाने के साथ कहाँ कहाँ चूक हो रही है उसका जो जो परिमार्जन है, उसमें भी दीदी आप लगी हुई हैं। उसके साथ तो आप सामाजिक जो भागीदारी है, ये तो दीदी सराहनीय आपका है ही। और अभी तक जो साप्ताहिक, जो शनिवार की हम लोग की बैठक होती है, उसमें मैंने कभी भी आपको असहज जो है ये देखा नहीं। लेकिन आज ये बहुत अच्छा लगा कि एक तरफ जो हम साप्ताहिक बैठक में हम लोग मिलते हैं और बातचीत करते हैं, और इस प्रकार से ये संस्कारों को जो है इस गहराई से देखना, और कहाँ आप सहज होती हैं, कहाँ असहज होती हैं, और जो अनुकूलता है और जो प्रतिकूलता है उसको दीदी आप देख पा रही हैं, तो बहुत बढ़िया दीदी, शुभकामनाएं। जी धन्यवाद भैया। जी, मृणालिनी कुमारी जी हैं हमारे साथ। दीदी आपके पास भी माइक अवेलेबल है। जी जी दीदी नमस्ते, सभी को नमस्ते। ये अ, सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि हम लोग प्रिया दीदी की काफी प्यारी आवाज जो है वो बच्चों की तरह बिल्कुल सुनते हैं, जिसमें एक बच्चे जैसी सहजता रहती है, जो हमारे बीच में वो अभ्यास सत्र में सुबह में करती है मॉडरेशन वाला जिम्मेदारी को। और मुझे दीदी से कोई प्रश्न नहीं पूछना है, बस इतना ही कहना है कि बहुत ही ईमानदारी से
आपने अपनी बात को रखी है, अपना स्वमूल्यांकन रखा है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। और आपकी आगे की यात्रा के लिए जो है सो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। जी दीदी, धन्यवाद सभी का। जी जी, धन्यवाद मृणालिनी दीदी। जी, थैंक यू दीदी। हमारे साथ अदिति पारिक जी भी हैं। आपके पास भी माइक अवेलेबल है। नमस्ते दीदी। जी नमस्ते मेरी अदिति आवाज आ रही है? जी। जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ दी, मेरा क्वेश्चन प्रिया दीदी से ही था। एक तो प्रिया दीदी की शेयरिंग से मैंने बहुत कनेक्ट किया। मैं प्रैक्टिस से ज्यादा टाइम पहले नहीं जुड़ी हूँ। जीवन विद्या से तो मैं 1-2 साल हो गए मैं दर्श दर्शन से जुड़ी हुई हूँ। पर प्रैक्टिस वाला जो फॉर्मेट था वो स्टार्टिंग में नहीं आया था। कुछ टाइम पहले ही मैंने करना शुरू किया है। तो पिछले वाले बैच में मैं थी, पर मैंने उतना कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं किया था, डेली मैं अटेंड नहीं करती थी। इस वाले बैच में थोड़ा कंसिस्टेंटली फॉलो करने की कोशिश की है, प्रैक्टिस को पर्सनली भी और ये सेशंस में भी। तो दीदी की शेयरिंग से बहुत ज्यादा कनेक्ट हुआ। जो दीदी बता रहे थे संस्कार और सारा, मतलब ऐसे लगा कि जैसे मेरे साथ जो जो हो रहा है किसी ने खोल के रख दिया एज इट इज। तो मेरा एक क्वेश्चन बना था, दीदी ने जो बताया कि संस्कार, जब वो संस्कार खुल रहा होता है तो फिर से दीदी पॉजिटिव अफर्मेशंस करने लग जाते हैं। और उस टाइम के लिए आराम में आना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर वो संस्कार और खुल गया तो कभी कभी ऐसे नींद नहीं आती है, हेडेक होता है। ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मेरा कोई एक संस्कार है, वो पहले था, मुझे लगा कि वो रिजॉल्व हो गया, पर वो नहीं हुआ। फिर वो नेक्स्ट टाइम खुला तो वो थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो गया। फिर अब मुझे तीसरी चौथी बार तक तो मुझे पता होता है कि अब ये संस्कार अगर फिर से खुला तो मेरे लिए हैंडल करना और मुश्किल हो जाएगा, वो ट्रिगर हो जाता है। तो उस टाइम पे मतलब हमें तो अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो हमें तो उसको खोलना ही है ना पूरा, मतलब ऑपरेशन ही करना है ना उसका अच्छे से। तो फिर उसको बंद करके उस टाइम पे आराम में आना ठीक है क्या, मतलब? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा मेरे में भी चलता है कि मैं इसको रोक रही हूँ तो इसको ठीक करना है ना। बट जब दृष्टा लेवल पर, क्योंकि हर टाइम हमारी कॉम्पिटेंस वैसी नहीं होती और कुछ परिस्थितियों में हम बहुत ही उलझ जाते हैं, ऐसा मैं अपने लिए देखती हूँ। तो ये जानते हुए भी कि ये डिस्ट्रैक्शन है, मैं डिस्ट्रैक्शन कर रही हूँ, क्योंकि अभी की कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग मैं उसे सॉल्व तो कर नहीं पा रही, बल्कि उसमें उलझ जा रही हूँ ना, परेशान और हो रही हूँ, और विचार और बढ़ते जा रहे हैं, पर कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है ना। तो फिर उसमें मैं डिसीजन, निर्णय पूर्वक ही ऐसा, और फिर जब भी मैं अपने पुराने मेथड जो मैं बहुत देर से, मतलब तकरीबन 20 साल से ये मैंने प्रैक्टिस जब शुरू की थी आराम में आने के लिए, कि मुझे पड़ोस वालों ने एक मीटर दे दिया था, आपने इतनी बार जाप करके हमें बताना है, और ये हमने पूरा कलेक्टिव ये करना है कि इतने मंत्र जाप हुए होने चाहिए, कुछ इस तरह। और मुझे मजा आता था इस सब चीजों में। तब मैं ना ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी थी ना यूएचवी से। तो ये प्रैक्टिस इतनी गहरी की, और उसमें आराम में आना वाला ज्यादा हो गया, क्योंकि उधर का प्रैक्टिस ज्यादा हुआ। तो फिर मैं एक बार तो डिस्ट्रैक्शन वाला, हमेशा नहीं, मतलब 1-2% केस में जब मैं उलझ गई हूँ, अब नहीं सॉल्व हो रहा, तो ऐसा करती हूँ, इस तरह करती हूँ। क्योंकि जब मैंने 3 साल पहले जब ये ज्वाइन किया, और मैंने कहा कि मैं तो ठीक ही थी, कुछ था ही नहीं ऐसा संस्कार, कुछ खराब था ही नहीं मुझ में। तो ये जैसे जैसे खुलने लगा ना, तो परेशानी बहुत बढ़ने लगी थी। और तब मैं दोनों में से कुछ मैनेज ही नहीं कर पाती थी, कि मैं ये करूं या वो, कुछ हो ही नहीं पाता था कि ये कहाँ पहुंच गई मैं। तो फिर अब उससे तो काफी निकल ही गई हूँ, उससे ऑब्जर्वेशन भी शुरू हो गया है। बट फिर भी कहीं कहीं फंसती हूँ, जहाँ बहुत हर्ट हो जाती हूँ किसी बात से या किसी चीज को लेकर। तो ये कुछ देर के लिए कर लेती हूँ, पर हाँ जानते दीदी। हुए कि ये टेम्परेरी है, ये सब जानते हुए ये निर्णय पूर्वक हम्म। करती हूँ। कम करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, पर ऐसा करना पड़ जाता है कई
हाँ, ये मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि मैं भी बहुत डिस्टर्ब होती हूँ संस्कार से, और मेरी लाइफ ऐसे 3-4 दिन के लिए मैं पूरी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मेरा रूटीन गड़बड़ा जाता है, नींद गड़बड़ा जाती है, टाइम पे वर्क प्लेस पे नहीं पहुंच पाते। तो और वो खुलता जाता है संस्कार, और मैं सोचती हूँ कि मैं दृष्टा बन के इसको देख रही हूँ, पर वो डिस्टर्ब कर रहा होता है बहुत ज्यादा। पर मैं सोचती हूँ कि अभी आज नहीं तो कल ये डिस्टर्ब तो करने ही वाला है। तो मैं उसको फिर बंद करने का निर्णय ये सोच के नहीं लेती हूँ। तो मतलब उस टाइम पे अपना थोड़ा रूटीन ठीक रखने के लिए ठीक है ना, उस टाइम के लिए हम थोड़ा आराम में आ जाए, कुछ कहीं हाँ और जी। डिस्ट्रैक्ट होके। हाँ नहीं, फिर उसको जब थोड़ा सा ठीक हो जाता है फिर वो दृष्टा वाला तब तो बन नहीं पाता ना, तो इस करके ये है, ये आप ठीक कह रहे हैं कि मतलब वो उसको डिस्ट्रैक्ट करना ठीक नहीं है। ये मैं करती हूँ। मैं इसको स्वीकार रही हूँ, पर कुछ देर के लिए करती हूँ और जब आराम में आ जाती हूँ फिर उसको मतलब वो ढीला भी पड़ता है, वो संस्कार ठीक भी हुआ होता हुआ दिखता है। जी दीदी, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच दीदी। हमारे साथ सतीश भैया भी हैं, सतीश कुमार साहू जी। जी दीदी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भैया, आ रही है। शुक्रिया शर्मिला दीदी। और प्रिय दीदी, नमस्कार आप सभी को और पूरे परिवार को नमस्कार यूएचवी के। अभी जो प्रिया दीदी की शेयरिंग चल रही थी उसमें काफी ईमानदारी से मेरे को तो बहुत अच्छा लगा उनका। मैं बस दीदी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे भैया की और उनकी बातचीत चल रही थी तो उसमें प्रिया दीदी द्वारा ये कहा गया कि जब भी वो क्लास लेती थी, सेशन के बीच में इंटरवल वगैरह होता था, तो उसमें कुछ स्टूडेंट या उनके जो साथी हैं वो आके उनसे बात करते हैं। और मतलब हम लोग को ये लगता है कि ये जो स्वयं में परिमार्जन करना चाहते हैं वो आके हम लोगों से बात करते हैं। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम कैसे मेक आउट कर सकते हैं कि जो वाकई में हमारे पास आ रहे हैं वो जेन्युइनली आ रहे हैं, डेलिबरेटली हमारे पास आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मसला नहीं क्रिएट हो जाए वहां पर। तो इसको कैसे हम पहचान सकते हैं कि भाई ये जेन्युइनली आ रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट्स का ये ऐसा भी रहता है कि जानबूझ के आके स्टूडेंट से बात करता है या टीचर से बात करते हैं कि टू उनकी गुड बुक में आ जाए कि हाँ ये हमारे पास आके बात कर रहा है और ये कर रहा है, और फिर बाद में जाके उसको अदरवाइज भी अपने फ्रेंड्स के साथ वो उसको नेगेटिव वे में शेयर भी करते हैं। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? प्रिया दीदी से मैं जानना चाहता हूँ। जी जी भैया। मैं वैसे बहुत सारा ये इतना दूसरे का अभी नहीं करती हूँ कि ये जानबूझ के आए होंगे या कैसे है। मोस्टली मैंने देखा है कि जैसे अभी भी कुछ देर पहले एक गर्ल स्टूडेंट आई और उसने बोला कि मैंने अकेले में बात करनी है, फिर उसने अपनी सारी घर की बात शेयर की कि मैं इससे गुजर रही हूँ और मैं कैसे, आप मेरे को बताएं मैं कैसे क्या सोचूं कैसे करूं। तो मैं अपने हिसाब से अपनी कॉम्पिटेंस के हिसाब से जितना उसको गाइड कर पाती हूँ, मैं अपने वाले पार्ट पर ध्यान देती हूँ। तो ये हो ही सकता है कि उनकी इनकॉम्पिटेंस के कारण वो दूसरे बच्चों से बात करें या तो पर मेरा क्या रोल बनता है उस पर मैं ज्यादा ध्यान देती हूँ। और जो जेन्युइनली होते हैं भैया वो कनेक्टेड भी रहते ही हैं बाद में भी, ऐसा मैंने देखा ही है। बहुत सारी फैकल्टी और बच्चे बहुत से हैं अभी कनेक्टेड ही हैं, कुछ उसी दिन के लिए एक्साइटेड होते हैं उस कंटेंट को लेकर, उस दिन पूछते हैं हम सब कुछ करेंगे, और बहुत सारे ऐसे होते हैं और फिर वो नहीं कर पाते हैं ना, पुराने संस्कारों में ही उलझ जाते हैं। और जो जेन्युइन होते हैं वो आगे कनेक्ट करते ही हैं, कनेक्टेड रहते ही हैं। स्टूडेंट्स भी बहुत सारे कनेक्टेड हैं जो मैंने इतने साल पहले भी पढ़ाए हुए थे, और फैकल्टी भी अभी मॉर्निंग सेशन में भी कई सारे हैं। तो वो कनेक्ट हो ही जाते हैं जो अपने ऊपर काम करने के लिए उनका निर्णय बनता है। हाँ दीदी, मतलब जो हमसे कनेक्टेड है, जो मोमेंटली आके यदि हम लोगों से बात कर रहे हैं और उसके बाद कनेक्शन नहीं रहता है, तो एक तरह से ये है कि जो इनकम्पिटेंट है, मतलब जैसे अभी हम लोग वर्कशॉप में गए थे, तो ये तो जरूर है कि हम लोग हर किसी को तो सुधार नहीं सकते, लेकिन जो खुद ही अपने आप में परिमार्जन करना चाहता है, यदि वो हमारे साथ कनेक्टेड है तो उस पर हम जो भी बात वो कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग यदि हम उनसे बात करते हैं, अपने लिए ही हम यदि काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये हम कह सकते हैं।
जी जी, मतलब फर्स्ट तो हमारे ऊपर ध्यान जाए और हम सही जी प्रपोजल को ठीक से रख पाए। तो बाकी तो चाहना में तो सभी समझना चाहते हैं, सभी सब सुखी होना चाहते हैं, बट ये डिपेंड करेगा कौन निर्णय ले पाता है। जी जी दीदी, शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया। अभी भी काफी सारे हैंड्स रेज्ड हैं, पर मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करती हूँ दीदी के लिए फीडबैक रखने के लिए। जी दीदी। जी नमस्ते प्रिया जी। जी नमस्ते दीदी। एज ऑलवेज आपकी शेयरिंग सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जितना भी हो सकता है अपने लिए एक तो बहुत ईमानदारी से बात को रखते हैं, और दूसरा आप ये पूरी बात को जितना भी हो सके बारीकी से देखते हैं। दोनों ही बातें इम्पोर्टेंट हैं हम लोगों के प्रोग्रेस के लिए। तो प्रिया जी ने बताया ही कि कब से वो जुड़ी हुई हैं, उनकी भागीदारी भी लंबे समय से है। और प्रिया जी आप बहुत ईमानदारी से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ये तो ऑब्वियस ही है। समय तो हर किसी को लग सकता है, हम सभी के बहुत से संस्कार बहुत गहरे भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारा ध्यान इन पर जाता है, जैसे जैसे हमारा जो एक्सरसाइज 1 का स्टेप 1 है शुद्ध दृष्टा से देखने का, उसका अभ्यास बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा प्रोग्रेस भी और बढ़ता है। तो मैं एक दो बातों का मेरा ध्यान जा रहा था, तो मैंने सोचा मैं ध्यान दिला दूं। कुछ प्रश्न इस तरह के बने थे, जैसे आदित्य जी जो बात कह रहे थे कि हो सकता है अभी हम अपने अंदर जो इस प्रकार के संस्कार हैं, कोई गहरे संस्कार, उनको हम स्वीकार ना पाए हों कि हमारे अंदर ऐसा है, और हम रिएक्शन मोड में चले जाते हैं। तो ये ध्यान जाए कि ये ऑब्जर्वेशन रुक गया, इसलिए हम रिएक्शन में गए, और जब रिएक्शन में गए तो वहां से हम दुखी हो रहे हैं। तो यदि हमने कुछ और किया अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो संस्कार वैसे का वैसे ही बना रहेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। इसको थोड़ा देख लें कि समय के साथ संस्कार बदलता है, ऐसा नहीं है। हमारा ध्यान जाता है कि ये संस्कार हमारे में है, और कहीं ना कहीं हम उसको स्वीकारते हुए शुद्ध दृष्टा से देखते हैं, तो ही हमें वो दिखता है। वरना अगर हम रिएक्शन में ही रहते हैं तो फिर वो दिखते हुए भी उसको हम ना पीछे हटा देते हैं, क्योंकि हम शुद्ध दृष्टा से नीचे गिर गए, अपने कल्पनाशीलता में आ गए, और वहां से फिर हम उसको करेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो करना क्या है? तो जब भी ऐसा हो कि हमें कोई ऐसा संस्कार दिखा जो हमें स्वीकार नहीं है, तो ये भी दिखे कि अभी इस क्षण भले ही हम रिएक्ट कर गए, लेकिन कुछ क्षणों बाद हम फिर से उसको खोलें अपने में, और उस समय पे ये देखें कि हमारी सहज स्वीकृति क्या थी। अभी ये नहीं कह रहे हैं कि संस्कार पर जाएं, अभी तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सहज स्वीकृति क्या है, और हम उसके लाइन में कैसे आ सकते हैं, उस पर ध्यान जाए। तो यानी कि सही की तरफ ध्यान जाए, तो जो सही नहीं है
वो धीरे धीरे गिरने ही लगेगा। लेकिन अगर हमने ये नहीं किया और हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ और एक्टिविटी में लग गए, तो फिर ये अपने आप समय के साथ तो ठीक नहीं होगा। तो एक तरह से एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे ध्यान जाता है कि ये है संस्कार, और अगर ये ध्यान जाए कि हम रिएक्ट कर रहे हैं, तुरंत ही हम अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान दें। तो ये जो दुख हमको हो रहा है संस्कार से, उससे निकलने के लिए संस्कार को प्रोमिनेंट देखने की बात सिर्फ नहीं है। प्रोमिनेंट दिखा के संस्कार है तो सही क्या है उस तरफ ध्यान जाए, और जैसे जैसे हम सही की ओर बढ़ते हैं तो हमारे संस्कार ही बदलने लगते हैं। ये जो संस्कार है जो हमें स्वीकार नहीं है अभी और जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं, और जो हम सहज स्वीकृति के तहत देख पा रहे हैं उसके तहत हमारे नए संस्कार बनने लगते हैं। तो ये मुझे ध्यान जा रहा था तो मैंने कहा मैं ध्यान दिला दूं आदित्य जी के लिए भी और सभी के लिए। और दूसरी एक बात मैं कहना चाह रही थी कि जहां तक हो सके अगर हम इस समय को, जो शेयरिंग का समय है, हम दूसरे से क्या प्रेरणा ले सकते हैं, दूसरा क्या कर रहा है जिससे कि हम और अपने में इस बात पर ध्यान हमारा जाए, उस पर ध्यान दे अपने लिए तो अच्छा रहेगा। जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं या जो अप्रिसिएशन है दूसरे के लिए, उसको हम चैट में ही रखें, ताकि इस समय को हम जो एक्चुअल प्रश्न है अपने अंदर ध्यान देने के लिए, उन प्रश्नों को रख पाए, ताकि सभी के लिए ये एक हेल्प हो पाए। और मुझे लगता है लास्ट के निधि जी 15 मिनट अगर हम, स्पेशली जब एक शेयरिंग होती है, तो लास्ट के 15 मिनट अगर हम ओपन रखें सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, तो वो ज़्यादा सबके लिए लाभदायक होगा, ऐसा मुझे दिखता है। आप बताएं। जी दीदी, श्योर, अभी बहुत ध्यान रखेंगे इन बातों का हम सभी लोग। जी 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 दीदी, बहुत धन्यवाद। आपने वो संस्कार की जो बात की, कई बार हम जो अटक जाते हैं संस्कार में और उसी को ठीक करने में जो एफर्ट लगाते हैं, उसके बजाय हम सही की तरफ ध्यान दे तो हम सभी के लिए ये बहुत उपयोगी रहेगा। जब दीदी ने क्वेश्चन किया था तब मुझे भी ध्यान आ रहा था कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, तो ये बहुत उपयोगी रहा दीदी। और हाँ, प्रियदर्शिनी दीदी, आपकी शेयरिंग आज पहली शेयरिंग हुई इस शेयरिंग सत्र में, तो हम सभी के लिए एक आपने अच्छी गाइडलाइन दी कि हम कैसे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। और इसी को लेकर हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को यही कहना चाह रहे हैं कि ये शेयरिंग सेशन का पर्पस है कि हमारा जिन भी स्टेप्स की तरफ ध्यान गया है उतना हम रख सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी तैयारी करके अपने डेट कन्वीनियंट जो है वो प्रियदर्शिनी दीदी या यशवंत भैया को दे सकते हैं, या फिर सीधा सीधा यहाँ चैट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। तो जो अवेलेबल स्लॉट्स अभी हैं उनकी अभी जानकारी अभी चैट में दी गई है, तो आप इसे रेफर कर सकते हैं या ग्रुप में भी ये मैसेज आता रहेगा। शेयरिंग सेशंस हम अपने लिए भी